Welcome to my channel Success Studies with CA केशव चावला। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं जी चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12। ठीक है, चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम इसमें कोई डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। बेसिकली मेरा मोटिव क्या है कि हमें एक चैप्टर का ओवरव्यू लेना है, ग्लिम्स लेना है बहुत ही कम ड्यूरेशन में। होगा क्या, फायदा क्या है इसका कि एक चीज को अगर आप 1 घंटे में करते हो, मेरा मानना है 1 घंटे में उसे 2 बार कर लो। थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अगर हम 1 घंटे की चीज को आधे आधे घंटे में 2 बार कर देते हैं तो उतनी ही बार मैं उसको एक तरह से रीड कर रहा हूं एंड मेरे माइंड में वो फिट हो जाएगा। So that will be the motive of this video. So we'll be starting with chapter number 1 of class 12, nature and significance of management. So notes हैं अब आपकी स्क्रीन पे। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। विल बी डूइंग अ क्विक रिवीजन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले जी, मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट, मैंने कहा सर मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। किस चीज का? ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाने का, विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स। कौन से गोल्स? ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, कैसे सर? इफेक्टिवली एज वेल एज एफिशिएंटली। तो जी क्या बोला मैंने? 3 कीवर्ड्स यूज करे हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन में। इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस। उसके बाद मैंने कीवर्ड यूज किया इफेक्टिवली, उसके बाद मैंने कीवर्ड यूज किया एफिशिएंटली। आऊंगा अभी उस पर। तो फटाफट से एक बार मैनेजमेंट की डेफिनेशन। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट जी, एलिमेंट्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। जी मेरे अभी मैंने कहा कि इसमें 3 कीवर्ड्स आए हैं, तो इन्हीं को मैंने कहा कि ये मेरे मैनेजमेंट के कंसेप्ट के 3 एलिमेंट्स हैं। पहला प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है जी? अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस, अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। जैसे कि मैनेजमेंट के क्या प्रोसेसेस है जी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद आता है इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है अपने गोल को अचीव कर लेना। मैंने कहा जी मुझे आज एक टास्क अचीव करना है, तो टास्क अगर मैंने अचीव कर लिया, यू आर इफेक्टिव। और अगर आपने टास्क को रिक्वायर्ड टाइम में, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज में अचीव किया है, तो साथ साथ आप एफिशिएंट भी हैं। मतलब इफेक्टिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब अपने गोल्स को अचीव करना एट द मिनिमम कॉस्ट। तो 2 चीजें कर लीजिए, मैनेजमेंट और मैनेजमेंट के 3 एलिमेंट्स। नेक्स्ट जी मैं आता हूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है कि मुझे गोल अचीव करना है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। उसका एम क्या है? टू इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट चाहता क्या है? कि मुझे अपने गोल्स अचीव करने हैं। सेकेंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। सर परवेसिव मतलब कि हर जगह पे चाहिए मैनेजमेंट, एट एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बी इट स्मॉल, बी इट बिग, एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, बी इट टॉप लेवल, बी इट मिडिल लेवल एंड बी इट लोअर लेवल। डिटेल में नहीं जा रहे जी। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मैनेजमेंट इज मल्टी फेसेटेड, एक्सप्लेन। तो उसमें यही एक्सप्लेन करना है जी कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि वो 3 डायमेंशंस की बात कर रही है। वो वर्क को भी मैनेज करती है, वो पीपल को भी मैनेज करती है, वो ऑपरेशंस को भी मैनेज करती है। वर्क को मैनेज करना मतलब कि मैंने अपने गोल्स वगैरह डिसाइड करना कि मुझे क्या अचीव करना है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब कि भाई अब जो मैंने टास्क बनाए हैं उनको अचीव करने के लिए मुझे वर्कफोर्स भी तो चाहिए, मुझे ह्यूमन रिसोर्स भी तो चाहिए, तो उनको मैनेज करना। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस मतलब कि वो जो मैंने टास्क बनाया था, जिसको करने के लिए मैंने ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट किया, अब उसको किया कैसे जाएगा, तो वो जो उसको किया कैसे जाएगा वो मेरे ऑपरेशंस होते हैं, तो मुझे उसको भी मैनेज करना है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने कवर करी है जी, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, परवेसिव एंड मल्टी डायमेंशनल। चलते हैं जी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या मैनेजमेंट एक बार करके छोड़ देनी है? ना जी ना, मैनेजमेंट तो चलती रहेगी। जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक मैनेजमेंट चलेगी। तो मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जब तक है जहां, जब तक है जहां, जब तक है जहां। ठीक है जी। सो नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कि मैनेजमेंट एक बंदे का काम नहीं है, इट इज अ टीम वर्क। तो भाई जब सारे बंदे मिलके काम करोगे, कोऑर्डिनेटेड काम करोगे, तभी जाके आप इंडिविजुअल गोल्स एज वेल एज ग्रुप गोल्स को अचीव कर सकते हो। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट
इज अ डायनामिक फंक्शन, बिकॉज मेरे आसपास का एनवायरमेंट डायनामिक है, फटाफट से चेंज होता रहता है, तो मुझे भी ऐसा बनना पड़ेगा कि मैं फटाफट से उसके साथ अडेप्ट कर लूं उसे और उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर सकूं. सो मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. डन जी, क्लियर. लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स. इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है जी? वो चीज जिसको मैं देख नहीं सकता हूं बट मैं उसको फील कर सकता हूं. तो अगर मैं कहता हूं एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है, अपने गोल्स को अचीव करती है, मिनिमम कॉस्ट पे करती है, तो देयर इज डेफिनेटली एन एलिमेंट, देयर इज डेफिनेटली मैनेजमेंट. तो मेरे को दिखा तो नहीं बट मैं फील कर सकता हूं कि अगर ये इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, इतने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो हाँ, यहाँ पे एक फोर्स है. और वो फोर्स क्या है? वो फोर्स मैनेजमेंट है. क्लियर जी? फटाफट से एक बार फिर से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या बोला? सबसे पहले मैंने गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, सेकंड मैंने बोला ऑल परवेसिव, फिर मैंने बोला मल्टी डायमेंशनल, जिसको मैंने कहा कि मल्टी फेसेटेड. ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड, परवेसिव एंड मल्टी डायमेंशनल. फिर क्या बोला मैंने? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. देन अकेले का काम नहीं है सर, ग्रुप एक्टिविटी, अरे सब कुछ बदलता रहता है आसपास, इट इज अ डायनामिक फंक्शन. एंड देन मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स. आई होप यहां तक का सबके माइंड में आने लग गया है. अगर नहीं तो यहां पे वापस से एक बार रिवाइंड करो और फिर से इसको सुनो, ये अपने आप माइंड में जाएगा. तीन चीजें कवर करिए जी. मैनेजमेंट होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, फिर मैंने जी क्या समझा कि मैनेजमेंट के तीन जो एलिमेंट्स हैं, प्रोसेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स. चलते हैं जी नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स की जब मैं बात करता हूं जी, तीन तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक मैनेजमेंट के: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, एज वेल एज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, तो उसको मैं तीन तरह से कैटेगराइज करता हूं. जब भी मैं बिजनेस में जाता हूं, जब भी मैं मार्केट में एंटर करता हूं, मेरा पहला एम होता है जी सर्वाइवल. मैं नहीं चाहता कि आज मैंने एक काम शुरू किया है और मेरा वो काम बंद हो जाए. तो अल्टीमेट मोटिव है मेरा कि मुझे सरवाइव करना है. उसके बाद जब मैं उस स्टेज पे पहुंच जाता हूं कि भाई मैं सर्वाइवल तो मेरा हो रहा है, अब मैं कहता हूं कि बस केशव कब तक सर्वाइवल करेगा, मुझे प्रॉफिट चाहिए, मुझे तेरे घर में खाना चाहिए. खाना चाहिए कैसे? प्रॉफिट आएगा तभी तो. ठीक है, तो अब मैंने प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया जी. अब मैंने कहा केशव कब तक खाना खाएगा यार, अब कुछ बड़ा करना है, तो अब मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे एक्सपेंड करना है, मुझे एक्सपेंशन करनी है. अच्छा केशव कब तक खाना खाएगा, मतलब क्या खाना खाना छोड़ देगा? नहीं जी, अभी तक मैं नॉर्मल दाल रोटी खाता था, अब मैं कुछ अलग खाऊंगा, हट के खाऊंगा. ठीक है, सो अब मतलब मैंने सर्वाइवल पे था, मैं प्रॉफिट पे आ गया, अब जी मैं ग्रो करना चाहता हूँ, अब मैं यही नहीं रहना चाहता. ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है जी मेरा, कि मुझे सोसाइटी के टुवर्ड्स जो भी मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स मेरे बनते हैं, या फिर अगर मैं कुछ सोशल सर्विस करना चाहता हूं, मतलब वो ऑब्जेक्टिव्स जो मैं मतलब वॉलेंटरली अचीव करना चाहता हूं. ठीक है, आउट ऑफ सम एम्पैथी, आउट ऑफ सम पेट्रियोटिज्म, आउट ऑफ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी, और आउट ऑफ सम लीगल ऑब्लिगेशन, जैसे कि कंपनीज एक्ट कहता है कि आपको सोसाइटी के लिए you have some responsibility, a business have some responsibilities. डन जी. सो वापस फिर से डिटेल में नहीं जाते, मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाने लग जाता हूं, तो उसको इग्नोर करते हैं. अब जी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स की क्या बात करेंगे जी? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब मुझे खुद के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं. मेरे जो चीजें मैंने सोची थी, मुझे घर, गाड़ी, बंगला, क्या क्या नहीं चाहिए, तो वो सारी चीजें मैं अचीव करना चाहता हूँ. डन जी. सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे हमारे हुए डन. नेक्स्ट आते हैं जी, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब जी मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? अरे मैनेजमेंट हेल्प कर रहा है आपकी गोल्स को अचीव करने में. इतना जो आप कर रहे हो, मैनेजमेंट सब कुछ मैनेज करवाएगा आपका, कि आपकी प्रॉपर प्लानिंग होगी, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग होगी, प्रॉपर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, किस लिए? अपना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स. ठीक है, सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. मैनेजमेंट कैसे एफिशिएंसी इंक्रीज करती है? क्योंकि अगर आप प्रॉपर, जैसे कि आपने डिसाइड किया था, अगर आप उसी तरह से काम करेंगे जैसा आपने प्लान किया था, सब कुछ वैसे ही चल रहा है, तो अल्टीमेटली you will end up doing the job in the right time and with the minimum cost. मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. कैसे जी? क्योंकि वो हेल्प करती है इन अडेप्टिंग विद द चेंजेस, जो एनवायरमेंट हमारे लिए क्रिएट करता रहता है. जैसे अभी आया हुआ ना जी पेंडेमिक, कोरोना वायरस, तो उसके अब जो लोग प्रिपेयर थे उन्होंने उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया, और कई लोग ब्लैंक हो गए, उनको समझ ही नहीं आया कि अरे यार अब कैसे डील करूं. ठीक है, नेक्स्ट आता है जी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स.
अब जी मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी हेल्प करा रहा है, मैनेजमेंट ने अपने गोल्स को अचीव कर लिए। अब जैसे जैसे मैनेजमेंट के गोल्स अचीव होते हैं ना जी, एम्प्लॉइज के भी गोल्स अचीव होने शुरू हो जाते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि मैंने कहा मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव है। सो व्हाट इज मैनेजमेंट डूइंग, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। खत्म जी खत्म। तो फटाफट से इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या थी इंपॉर्टेंस, अचीविंग द ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट हेल्प करता है इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट मेरी एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने में, मतलब उसे डील करने में। मैनेजमेंट हेल्प करता है मेरे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में, एंड साथ ही साथ मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। उसके बाद जी मेरे को एक टॉपिक कवर करना है जी, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की जब मैं नेचर की बात करता हूं जी, मैनेजमेंट को तीन तरह से कैटेगराइज किया जाता है, मैनेजमेंट एज एन साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो आइए डिस्कस करते हैं। जब मैं बात करूंगा मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो हमने कहा है जी मैनेजमेंट ना इनएग्जैक्ट साइंस है, मतलब इट इज नॉट अ परफेक्ट साइंस बट इट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। सर व्हाई इनएग्जैक्ट, बिकॉज ऑफ 3 पॉइंट्स, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस में भी होती है जी और मैनेजमेंट में भी होती है। प्रिंसिपल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, हाँ जी ये साइंस भी सेटिस्फाई करता है कि उसमें एक्सपेरिमेंटेशन ऑब्जर्वेशन पे के बेसिस पे चीजें बनती हैं। हाँ जी मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है कि आप अपने कुछ ऑब्जर्वेशन के से या फिर कभी कुछ करके देखते हो, फिर उससे आप कुछ सीखते हो, फिर आप मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाते हो। यूनिवर्सल वैलिडिटी, भाई साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो एज इट इज जो है वो कहीं पे भी एप्लीकेबल हो जाते हैं। पर जब मैं बात करता हूं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की, तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो एज यूनिवर्सली वैलिडिटी नहीं होती उनकी, मतलब दे कैन बी अप्लाइड, दे कैन बी अप्लाइड, बट उनके साथ फ्लेक्सिबिलिटी का एक चीज जुड़ी हुई है कि उनको आप अपने तरीके से मोल्ड करके जैसे भी चेंज करो यूज कर सकते हो। बट जब मैं बात करता हूं साइंस की प्रिंसिपल्स की, तो उसको एज इट इज यूज करना पड़ता है, इसलिए कहा गया है जी इनएग्जैक्ट साइंस। उसके बाद कहा गया है जी मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट की जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फुलफिल होती हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल होती हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, जी मैनेजमेंट में भी थ्योरी है, आर्ट में भी थ्योरी है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हाँ जी एक आर्टिस्ट कोई ड्राइंग कैसी करता है और सिमिलरली एक मैनेजर कैसे रूल्स को अप्लाई करता है और एक मैनेजर कैसे करता है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, बहुत बढ़िया जी, आर्ट में भी प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सेम विद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी आपकी कितनी बार आपने चीजों को अप्लाई किया है, आप कितने क्रिएटिवली उसको अप्लाई करते हो, दैट इज मैनेजमेंट। अब बात करते हैं जी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन का जी हार्डली कोई एक दो पॉइंट जो है वो फुलफिल करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट मतलब मैनेजमेंट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन बट इट इज मूविंग टुवर्ड्स प्रोफेशनलाइजेशन। तो डिस्कस करते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जी प्रोफेशनल में होती है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री की जब मैं बात करता हूं जी, प्रोफेशनल्स को एंट्री उनकी रिस्ट्रिक्टेड होती है, बिकॉज इफ यू आर क्वालिफाइड ओनली देन यू आर प्रोफेशनल, अदरवाइज यू आर नॉट। ठीक है, बात करते हैं जी प्रोफेशनल एसोसिएशन। मैनेजमेंट के लिए कोई ऐसे प्रोफेशनल एफिलिएटेड एसोसिएशन वगैरह नहीं है, बट हाँ जी हमारे प्रोफेशन के लिए हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो हमारे होता है कि हमारे लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हम वॉयलेट नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर एक डॉक्टर है तो उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको वॉयलेट नहीं कर सकते। तो ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है ये मैनेजमेंट में हल्का सा एग्जिस्ट करता है, बिकॉज हर कंपनी के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो एक मैनेजर को फॉलो करने पड़ते हैं, बट वो डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट जो है वो इसमें से इन 4 पॉइंट्स में से सिर्फ एक पॉइंट सेटिस्फाई होता है जी, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वो मैनेजमेंट में भी है और वो प्रोफेशन में भी है, बिकॉज देयर एग्जिस्ट नॉलेज इन बोथ द केसेस, मैनेजमेंट एज वेल एज प्रोफेशन। डन जी, सो चलते हैं जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी मैनेजमेंट के लेवल की बात करेंगे तो 3 तरह के लेवल होते हैं जी, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल। टॉप मैनेजमेंट में जी बॉस लोग बैठे होते हैं, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होता है, सीईओ होते हैं, सीएफओज होते हैं, मतलब बॉस लेवल बंदा जो है वो टॉप लेवल पे होगा। उसके कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, जैसे कि पॉलिसीज को ड्राफ्ट करना और ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट करना, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्शंस लेना। इसी तरह से बात करते हैं जी मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। तो मिडिल लेवल समझ आ रहा है जी, एक हो गया टॉप लेवल, एक हो गया लोअर लेवल, तो बीच वाला लेवल
मैनेजर्स के लिए बेसिकली। तो एक मैनेजर्स लेवल होता है, उसे हम कहते हैं जी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी कुछ रोल प्ले करता है। वो क्या रोल प्ले करता है? एक तो वो इंप्लीमेंट करता है उन सारी पॉलिसीज को जो टॉप लेवल ने ड्राफ्ट करी हैं, साथ ही साथ वो ये मेक श्योर करता है कि मैं जो भी रिसोर्सेज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल को काम करने के लिए, मैं वो सारे रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल करवाऊं। साथ ही साथ वो एक मेडियोकर की तरह एक्ट करता है बिटवीन द टॉप लेवल एंड द ऑपरेशनल लेवल। उनकी पॉलिसीज जो है वो ऑपरेशन लेवल तक पहुंचाता है। और अगर ऑपरेशन लेवल को कोई भी ग्रीवेंसेस होते हैं, कोई भी कंप्लेंट्स होती हैं, उनके कोई फीडबैक्स होते हैं, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जिसकी मैंने बात करी है। देयर आर मेनी मोर फीचर्स एंड सेम विद द टॉप मैनेजमेंट। बात करते हैं जी ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट जैसे हम लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली जिन बंदों को हम कवर करते हैं वो करते हैं हम सुपरवाइजर्स हो गए, फॉरमैन हो गए, सुपरिटेंडेंट्स हो गए। बेसिकली जो लोअर लेवल पे मेरे एम्प्लॉय, मतलब जो मेरा एक तरह से लेबर क्लास काम कर रही है, फैक्ट्री की बात करूं तो फैक्ट्री में मेरे वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वर्कर्स पे नजर रखने के लिए भी एक बंदा चाहिए होता है, और वो बंदा जी होता है मेरा फॉरमैन। सिमिलरली तो लोअर लेवल में मैं क्या कर रहा हूं? अगर आप एक हायरार्की बना दो तो एक सबसे ऊपर का लेवल है, फिर मेरा एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट है जिसमें मेरे डिपार्टमेंटल हेड्स वगैरह, मैनेजर्स वगैरह कवर होते हैं, और फिर मेरा ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट है जो एक एग्जीक्यूटिव की तरह काम करता है। किसका? मिडिल लेवल का। तो मिडिल लेवल उन्हें वर्क असाइन करता है, और वो जो मैनेजर्स होते हैं लोअर लेवल के, वो उस काम को जो उनको असाइन किया गया है वो अपने स्टाफ से करवाते हैं। डन जी। तो अब चलते हैं जी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैंने ऊपर बताया था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, और उसमें प्रोसेस का मतलब होता है इंटर रिलेटेड फंक्शंस। इसी को कहते हैं जी हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंड इस सब के लिए एक सेपरेट चैप्टर है जो हमने कवर करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस ये हैं हमारे। तो प्लानिंग की बात करूंगा जी। प्लानिंग में मैं क्या कर रहा हूं? मैं डिसाइड कर रहा हूं कि व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट विल बी माय फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग का मतलब मैं दूर की सोच रहा हूं, मैं फ्यूचर विजन की बात कर रहा हूं। आई एम प्लानिंग समथिंग, आई एम प्लानिंग हाउ टू अचीव माय गोल्स, आई एम प्लानिंग व्हाट टू अचीव। सो दिस इज प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है, ऑर्गेनाइजिंग में मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूं कि भाई मैं जब काम शुरू करूंगा, मैंने ये तो सोच लिया मुझे अचीव क्या करना है। तो ऑर्गेनाइजिंग में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और हमारा सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन। तो मैं एक ब्लूप्रिंट बना रहा हूं कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से दिखेगा। उसमें एक टॉप लेवल का बंदा होगा, उस टॉप लेवल के बंदे के अंडर 3 मिडिल लेवल के बंदे होंगे जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होंगे। उनके अंडर मुझे कम से कम 20 एम्प्लॉयज चाहिए, और उन 20 एम्प्लॉय को हेड करने के लिए एक मेरा लोअर लेवल मैनेजर होगा। तो कुछ इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बना लिया। स्टाफिंग में मैं क्या करूंगा जी? स्टाफिंग में अब जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, अब उसके लिए मैं रिसोर्सेज एलोकेट करूंगा। रिसोर्सेज मतलब मुझे ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। मैंने सोच तो लिया टॉप लेवल पे 1 बंदा चाहिए, मैंने सोच लिया मिडिल लेवल पे 3 बंदे चाहिए, मैंने सोच लिया मुझे लोअर लेवल पे 20 बंदे और साथ में उनका एक हेड चाहिए। तो अब ये जो मुझे बंदे चाहिए, मुझे इनको लाना भी तो पड़ेगा ना जी। ये प्रोसेस मेरा स्टाफिंग कवर करने वाला है। तो स्टाफिंग इज कंसर्न विद finding the right person for the right job at the right time. Finding the right person for the right job at the right time. ये है जी मेरा स्टाफिंग। नेक्स्ट आता है जी डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग में क्या होगा जी? अब करना क्या है वो पता है, मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया, उस स्ट्रक्चर के लिए ह्यूमन रिसोर्स आ गए, अब काम करना भी तो शुरू करना पड़ेगा जी। तो डायरेक्टिंग मीन्स कि इंस्ट्रक्शंस देना काम करवाने के लिए। डायरेक्टिंग में सारी चीजें यही होंगी कि काम कैसे करवाना है, इशू ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब्स। उसके बाद आता है जी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या हो रहा है जी? मुझे काम मैंने करवाना शुरू कर दिया, मैंने डायरेक्शंस देनी शुरू कर दी है, अब मुझे मेक श्योर भी करना पड़ेगा कि क्या मेरा काम एज पर द गिवन डायरेक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसा मैंने तुम्हें बोला था, क्या तुम वैसा ही कर रहे हो बालक? अगर नहीं कर रहे तो मैं जान लो कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, मेरी नजर है तुम पे, आई एम वॉचिंग यू, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो प्लीज वो चीज करो। आई मीन प्लीज नहीं, आप ऑर्डर भी दे सकते हैं, आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप इंसेंटिव्स भी दे सकते हैं। तो बेसिकली कंट्रोलिंग में क्या होगा कि मैं देखूंगा कि क्या सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं सिर्फ काम एलोकेट करके छोड़ नहीं सकता जी, मुझे फॉलो अप भी लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि मेरा काम अच्छे से हो रहा हो। ओके सर, नेक्स्ट पे चलते हैं जी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जी वैसे ही समझ आता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है जी हाथ पकड़ के मिलजुल के चलते रहो, इसे हम कहते हैं जी कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन में क्या होता है कि सिंक्रोनाइज कर देना,
सिंक्रोनाइज कर देना एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक एग्जांपल देता हूं और पूरा कोऑर्डिनेशन आपको क्लियर हो जाएगा। तो जी एग्जांपल ये है कि एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फैक्ट्री में काम चल रहा है, उनको काम तो चल रहा है, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, रॉ मटेरियल जी खत्म हो गया। तो फैक्ट्री के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने, क्योंकि वो काम कर रहा है, उन्होंने जी परचेज डिपार्टमेंट को कहा कि भाई रॉ मटेरियल जो है वो खत्म होने वाला है, मंगा के दो। अब परचेज डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल मंगाने के लिए जी चाहिए था पैसा, पैसे पैसे चाहिए थे। तो उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा, उन्होंने कहा हे फाइनेंस डिपार्टमेंट, मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है कि माल मंगा के दो, और मैं तो जब तक तुम पैसा नहीं दोगे तब तक मैं कैसे मंगा सकता हूं। ठीक है, तो अब क्या आपको लगता नहीं कि इन तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है? अरे अगर ये आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होंगे, उसने उसको बोल दिया कि भाई माल मंगा के दे, वो आराम से बैठ गया कि चल ठीक है ना, मंगा देंगे। फिर उसने फाइनेंस को बोला, फाइनेंस ने भी कहा कि नहीं नहीं मैं तो सैंक्शन नहीं कर सकता, तुमने बोला इतने का नहीं मंगाऊंगा। ऐसे ऐसे करके अगर ये चीजें चलती रहेंगी तो जब मेरा माल भी खत्म हो जाएगा तब तक मेरे पास रॉ मटेरियल और आया नहीं होगा, और इट विल एड ऑन टू लॉस। मतलब बिकॉज जब मेरा काम ही रुक जाएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं है तो मेरा तो काम रुक जाएगा। तो इसीलिए ऐसे जब भी ये चीजें होती हैं तो एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो क्या सिर्फ डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन चाहिए? नहीं जी, हर जगह हर लेवल पे इन एन ऑर्गेनाइजेशन, हर टास्क के अंदर आई नीड कोऑर्डिनेशन, आई नीड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एक्टिविटीज, कि सारे सबका एक ही टारगेट हो, हमें ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है। तो अगर वो सारे एक ही डायरेक्शन में चलेंगे तो इसे मैं कहता हूं जी कोऑर्डिनेशन। समझ गए जी? So it is a process by which manager synchronizes the activities of different departments towards the achievement of a common goal। कि भाई मैंने सबकी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज किया कि आओ चले और एक गोल को अचीव करें। फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन जी, क्या क्या फीचर्स हैं जी कोऑर्डिनेशन के? तो कोऑर्डिनेशन जो है वो मेरा इंटीग्रेट करता है जी ग्रुप एफर्ट्स को। तो मैं कह ही रहा हूं कि साथ में चलना है, हमें 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 एक साथ चलना है, क्योंकि हमें अपना कॉमन गोल जो है वो अचीव करना है। तो कोऑर्डिनेशन इज इंटीग्रेटिंग ग्रुप एफर्ट्स। देन कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या कह रहा है? अब देखो दोनों पॉइंट्स एकदम लिंक है। ग्रुप एफर्ट्स क्या कह रहा है कि भाई मिलजुल के काम करना है, और यूनिटी क्या होती है? यूनिटी भी तो यही होती है कि मिलजुल के काम करना है। तो व्हाट आर दिस पॉइंट? कोऑर्डिनेशन इज ऑल अबाउट दिस। कोऑर्डिनेशन क्या कह रहा है मुझे कि भाई इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, कि सबके एफर्ट्स, अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, उन सबके एफर्ट्स को इकट्ठा करके ले आता है और एक कॉमन गोल की तरफ चलता है। एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन में वो क्या कह रहे हैं कि भाई वो सारे कोऑर्डिनेशन एंश्योर करता है कि सारे एक ही हित में काम करें और एक कॉमन गोल के टुवर्ड्स चले, उनका फोकस एक ही होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल। समझे? तो कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि भाई मेरे को कोऑर्डिनेशन हर वक्त चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसे थोड़ी है आज कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं, आज कोऑर्डिनेशन का दिन है, कल कोई बात नहीं। अरे हर समय, हर दिन, at every moment, at every level of organization, I need coordination. Coordination is all pervasive function। आगे लिंक हो गया। pervasive का मतलब जान लो, चाहिए ही चाहिए, हर जगह चाहिए, हर लेवल पे चाहिए, हर डिपार्टमेंट में चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। तो वो कहता है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। सेकेंडली उसके बाद कहता है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोऑर्डिनेशन, मिडिल लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोऑर्डिनेशन, ऑपरेशनल लेवल मतलब कि जो हमारा लोअर लेवल होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी नहीं है, सबकी है। टॉप लेवल को भी इंश्योर करना है कि कोऑर्डिनेशन हो, मिडिल लेवल को भी इंश्योर करना है कि कोऑर्डिनेशन हो, एंड ऑपरेशनल लेवल को भी इंश्योर करना है कि कोऑर्डिनेशन हो। उसके बाद वो कहता है जी कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। मैंने कहा ना कि मैंने ना तेरे को एक मारा, ठीक है, उसके बाद ऐसे चुपचाप यूं बैठ गया यूं, तो भाई आपने कहा नहीं यार तूने ना मुझे डेलिबरेटली मारा, तूने मुझे जान के मारा। यही वो कह रहा है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, मतलब कि आपको ये कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, आपको लाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, एज अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स इन अ डेलिबरेट मैनर। उनको करवाना पड़ेगा, खुद से नहीं होगा। इंटेंशनली यू नीड कि आप भाई यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सो यू नीड टू मेक श्योर कि देयर मस्ट बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। किसके बीच में? सबके बीच में, among the employees, among the departments, among the top level managers, among the middle level managers, among top and middle level managers। तो मतलब हर चीज में, टॉप में आपस में, मिडिल टॉप में, मिडिल लोअर में, तो इस तरह से हर कोऑर्डिनेशन हमें मेंटेन करना है कि कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट करे। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं जिसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स से। तो आता हूं जी मैं कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो हो गया फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और परवेसिव है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और
परवेजिव है। एंड भाई ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स एंड इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। यूं ही नहीं हो जाएगा जी, आपको करना पड़ेगा। डन है? हाँ जी डन है। तो चलते हैं जी हमारे लास्ट टॉपिक पे, एंड इसके बाद इस चैप्टर को हम बोलेंगे टाटा, गुड बाय। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्यों कोऑर्डिनेशन चाहिए? ग्रोथ इन साइज। वो कहता है जी, विद इंक्रीज इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। कि जैसे जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता रहता है, आपको कोऑर्डिनेशन की सख्त आवश्यकता है। क्यों जी? क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी, स्टाफ बढ़ेगा, अब हर स्टाफ के अपने कुछ इंडिविजुअल गोल्स भी होते हैं। तो अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो वो इंडिविजुअल गोल्स और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको हम साथ में लेके चल पाएंगे, कोऑर्डिनेशन होगा तो। वरना अगर एम्प्लॉय सोचेगा नहीं भी मेरे को अपने पर्सनल गोल्स अचीव करने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जाए बाढ़ में, हो सकता है ऐसा सोचे। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और बढ़ती रहेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मेरा फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एज ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स आर इंटरडिपेंडेंट। एग्जांपल याद करो जी, परचेजिंग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो सारे के सारे इंटरडिपेंडेंट है। उनका काम उनके बिना नहीं चलेगा, उनका काम उनके बिना नहीं चलेगा। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करेगा टू सिंक्रोनाइज देयर एक्टिविटी, कि उनकी एक्टिविटी साथ साथ चले, ताकि वो एक ही डायरेक्शन में चले और चलते रहे चलते रहे। कब तक चलते रहे? जब तक मेरा ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं हो जाते। और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होते रहेंगे, क्योंकि एक अचीव होगा तो दूसरा सेट हो जाएगा, दूसरा अचीव होगा तो तीसरा सेट हो जाएगा, चलता रहेगा। ठीक। उसके बाद स्पेशलाइजेशन। वो कहता है जी, कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है टू रिकनसाइल डिफरेंसेस इन अप्रोच ऑफ डिफरेंट स्पेशलिस्ट। क्या क्या बोलना चाह रहे हो सर? मैंने कहा जी, अब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो दो मेरे इंजीनियर्स हैं। तो अब दोनों इंजीनियर्स अपने लेवल पे एक्सपर्ट हैं, पर उसके काम करने का तरीका अलग है, उसके काम करने का तरीका अलग है। तो कोऑर्डिनेशन विल हेल्प कि मैं उन दोनों दो स्पेशलिस्ट, जो दो अप्रोचेस हैं, एक अप्रोच ऐसे है, एक अप्रोच ऐसे है, पर दोनों जा रही है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के टुवर्ड्स। तो कोऑर्डिनेशन हेल्प करेगी कि उनको इंटीग्रेट कर सके कि भाई आप दोनों चाहते तो एक ही चीज हो ना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो आओ आपके अप्रोच को कुछ इस तरह से करें कि आप कुछ अपनी अप्रोच लेके आओ, कुछ आप अपनी अप्रोच लेके आओ जी, हाथ मिला लो और साथ में आगे बढ़ेंगे। तो दैट इज कोऑर्डिनेशन। समझे जी? हाँ जी, समझ गए। तो जी क्या पढ़ा जी आज की क्लास में हमने? फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। उसके बाद हमने एलिमेंट्स पढ़े, एलिमेंट्स में 3 एलिमेंट्स पढ़ाए। फिर हमने पढ़ा जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा कि वो गोल ओरिएंटेड है, वो परवेसिव है, वो मल्टी डायमेंशनल है, वो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, एज वेल एज अ डायनामिक फंक्शन, एंड लास्ट इंटेंजिबल फोर्स। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 ऑब्जेक्टिव्स की बात करी, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में 3 चीजें कही, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। उसके बाद इंपॉर्टेंस पे, इंपॉर्टेंस में क्या था जी, हेल्प करती है ग्रुप गोल्स अचीव करने में, एफिशिएंसी, मेरी एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है, एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, हेल्प करती है पर्सनल गोल्स को अचीव करने में, और साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में। नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करी, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन। साइंस जी 3 में से 2 फीचर सेटिस्फाई होते हैं, एक नहीं होता, इसलिए इनएग्जैक्ट साइंस बोला गया है। आर्ट के 3 फीचर्स बताए हैं, तीनों के तीनों सेटिस्फाई होते हैं, इसलिए एज एन आर्ट के सारे फीचर वो करता है। प्रोफेशन में सिर्फ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज उसी को सेटिस्फाई करता है, बाकी किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। डन जी। सबसे पहले बड़ा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। हाँ जी, ये पढ़ा था। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट मैंने समझाया आपको, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद आए जी हम कोऑर्डिनेशन में, कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। आई होप कि अब सबको पता होगा कोऑर्डिनेशन क्या होता है। उसके बाद हमने उसके कुछ फीचर्स पढ़े। फीचर्स ने क्या कहा कि कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है इन इंटीग्रेटिंग द ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स करता है यूनिटी ऑफ एक्शन, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज ऑल परवेसिव, इट इज अ परवेसिव फंक्शन, एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ all the managers in an organization, and don't forget coordination is a deliberate function. उसके बाद आता है जी मेरे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैंने कहा जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता बढ़ेगी। फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो जब होती है, मतलब मेरे पास बड़े सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं तो मुझे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। स्पेशलाइजेशन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बड़े सारे स्पेशलिस्ट हैं, सारे अलग अलग अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी भी एक्टिविटीज को मुझे कोऑर्डिनेट करवाना पड़ेगा।
इसी के साथ जी हम अपना चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट को जी बोलेंगे टाटा बाय बाय। आई गेस आधे घंटे में हमारा चैप्टर कवर हो गया है। तो अगर मैं कहता हूं ये चैप्टर को नॉर्मली करने में जी हमें 1 से 1.5 या 2 घंटे लगते हैं, तो ये जो आधे घंटे में हमने कवर कर लिया है, आधे आधे घंटे में 2 बार इस वीडियो को देखो तो आपको आई बिलीव कि आपको ये चीजें माइंड में घुस जाएंगी, आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। एंड ये इन चीजों पे इन सब के पीछे एक एजम्पशन है कि आपको ये समझ आ चुका है। ये अगर आपको पॉइंट्स पता है, आपको सब कुछ याद हो रहा है, तो इसमें लिखना क्या है ये आप जानते हैं। दो मैंने ट्राई किया है कि मैं फटाफट आपको ये भी बताऊं कि इसका मीनिंग क्या है, ताकि आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकें। तो अल्टीमेटली यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने पॉइंट्स वगैरह आपको याद होने चाहिए। एंड एक्सप्लेनेशन रट्टा मारने मत बैठ जाना, क्रैम नहीं करने का है अपन को। हमने क्या करना है, एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में उसको फ्रेम करके लिखना है। डन जी। सो इसी के साथ जी इसी नोट पे हम इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। सो गुड बाय एंड टेक केयर। बाय।